हेलो। हेलो। हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है? पुष्टि करें। ठीक है। ठीक है। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग चर्चा करेंगे रिसोर्स एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पेपर के अंतर्गत आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र पर। इससे पहले आप लोगों ने, एक मिनट रुकिए। इससे पहले आप लोगों ने अध्ययन किया है आर्थिक भूगोल की विभिन्न परिभाषाओं का। उन परिभाषाओं के आधार पर आर्थिक भूगोल का एक विषय क्षेत्र विकसित होता है। पिछली क्लासों में आपने अध्ययन किया गोड्स की परिभाषा का, मर्फी की परिभाषा का, अलेक्जेंडर की परिभाषा का, सीएफ जोन्स की परिभाषा का और साउकिन्स की परिभाषा का। इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पे आप इस सार पे पहुंचे या आप इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि आर्थिक भूगोल भूतल पे पाई जाने वाली विभिन्न मानवीय आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के वितरण प्रतिरूप का अध्ययन करता है। साथ ही इस वितरण प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारकों एवं प्रक्रमों का विश्लेषण भी करता है ताकि सामाजिक कल्याण एवं मानव कल्याण अधिकतम हो सके। इस परिभाषा के सार तत्व के बाद में अब हम लोग बढ़ते हैं आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र की तरफ। विभिन्न परिभाषाओं के विश्लेषण और संश्लेषण के फलस्वरूप जो हमारा आर्थिक भूगोल है, उस आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को हम 3 प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत विभाजित करते हैं। यानी कि आर्थिक भूगोल का एक हिस्सा या एक पक्ष हमारे इस भूतल या पृथ्वी पे जो संसाधनों का वितरण है उसका अध्ययन करता है, यानी कि संसाधन संबंधी अध्ययन करता है। तत्पश्चात आर्थिक भूगोल का जो दूसरा पक्ष है वो मानव की विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, और जो तीसरा पक्ष है वो आर्थिक नियोजन एवं विकास हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है। अब देखिए, इन 3 बिंदुओं को अगर हम भूगोल की भाषा में कहें या भौगोलिक पदावली में कहें, ये तो हमने एक ऐसी सामान्य सी भाषा में कह दी, सामान्य से अर्थों में सामान्य तरह से समझने के लिए। लेकिन जब आप एक भूगोल वेत्ता की तरह बात करेंगे, जब आप एक भूगोल वेत्ता की तरह अपने प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, तो इसी बात को इस तरीके से लिखा जाएगा कि आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को 3 बिंदुओं में विभाजित करते हैं। नंबर 1, भूतल के संसाधन वितरण की क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करना, यानी कि पृथ्वी या भूतल जो कि विभिन्न संसाधनों युक्त है, लेकिन ये संसाधनों का वितरण सर्वत्र समान नहीं है, इनमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। तो हम भूतल के विभिन्न प्रकार के संसाधनों का अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ क्षेत्रीय भिन्नता यानी कि समानता और असमानता दोनों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ अब इसका जो दूसरा बिंदु है वो दूसरा बिंदु है कि आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करते हैं। मनुष्य की विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं पाई जाती हैं। आर्थिक क्रियाओं में भी क्षेत्रीय विभिन्नता होती है, इसलिए हम आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता का भी अध्ययन करते हैं। मनुष्य का कल्याण अधिकतम हो सके, मानव कल्याण अधिकतम हो सके, सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके, असमानता को हम कम कर सकें, चाहे वो संसाधनों के असमान वितरण से उत्पन्न हुई हो या असमान आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हो, इसलिए हम आर्थिक नियोजन एवं विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करते हैं। ये तो हो गया 3 बिंदुओं का एक संक्षिप्त परिचय। अब हम आते हैं इस अपने विषय क्षेत्र के विस्तृत विवेचन की ओर। उस विवेचन की ओर
जिसका पहला बिंदु है भूतल के संसाधन की क्षेत्रीय संसाधन वितरण की क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन, यानी कि जो भूतल पे संसाधनों का वितरण है उसकी क्षेत्रीय भिन्नता का जो हम अध्ययन कर रहे हैं अपने पहले पक्ष के अंतर्गत, आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के पहले पक्ष के अंतर्गत हम उस बिंदु पे आते हैं। देखिए इस पूरे वाक्यांश में कि भूतल के संसाधन वितरण की क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन, इस पूरे वाक्यांश में एक शब्द है संसाधन। आप लोगों को जान लेना चाहिए कि ये संसाधन क्या है। संसाधन की संकल्पना अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, विस्तार में पढ़ेंगे, संसाधनों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे, संसाधन की संकल्पना को पढ़ेंगे, ठीक है, संसाधनों की प्रकृति को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको संसाधन, जब एक भूगोलवेत्ता संसाधन शब्द प्रयोग करता है तो उस संसाधन का क्या अर्थ होता है ये जान लेना बहुत आवश्यक है। तो देखिए जेलेंस्की महोदय कहते हैं कि संसाधन वे तत्व या गुण होते हैं जो मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं और जो अपनी आर्थिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों तथा अपनी संसाधन दोहन की क्षमता के अनुसार लोगों के उद्देश्यों, प्रतिभाओं तथा प्रयत्नों के साथ साथ स्पष्ट रूप से बढ़ते जाते हैं। यानी कि संसाधन कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है, बल्कि वह कार्य है जिससे कोई वस्तु या पदार्थ मानवीय आवश्यकता की पूर्ति कर सके। यानी कि वो सभी वस्तु संसाधन हैं जिनमें उपयोगिता हो, वे सभी वस्तु संसाधन हैं जिनमें गत्यात्मकता हो, और संसाधन मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इस प्रकार से संसाधनों को मूलतः दो कैटेगरी में बांटा गया। यहाँ पे दो कैटेगरी के हिसाब से मैंने सारा विषय क्षेत्र वर्णित किया है, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई निःशुल्क भेंटें हैं, जिसके अंतर्गत आप लोग अध्ययन करते हैं भूमि संसाधन, मृदा संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, जैविक संसाधन, वन्यजीव संसाधन, शक्ति संसाधन आदि संसाधनों का। यानी कि प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए इन संसाधनों का वितरण विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से है। जैसे कि मृदा संसाधन का आप उदाहरण ले लें या वन संसाधन का आप उदाहरण ले लें। हर जगह हर प्रदेश तो वन संसाधन की दृष्टि से धनी नहीं है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के संसाधन हमारे भूतल पे पाए जाते हैं, यानी कि संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जो हमारा भूतल है उसको हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक समस्याग्रस्त, दूसरा संभाव्य और तीसरा गतिशील। समस्याग्रस्त वो क्षेत्र हैं जहां पे संसाधनों की उपलब्धता बहुत कम है, जिसके कारण विकास नहीं है, उनको आप समस्याग्रस्त कह सकते हैं। जहां पे संसाधन न्यून मात्रा में है, अगर संसाधन है भी तो उनके उपयुक्त दोहन की तकनीक नहीं है या उपयुक्त मानवीय संसाधन नहीं है कि उनका दोहन कर सकें, या मानवीय संसाधन है तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन में असंतुलन है। इस तरीके से वे प्रदेश समस्याग्रस्त हैं। संभाव्य संसाधन प्रदेश में आप उनको रख सकते हैं जहां पे संसाधन उपलब्ध हैं, भविष्य में उन संसाधनों का दोहन करके हम अपने आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वर्तमान समय में उनका यथोचित उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? विभिन्न प्रकार के कारण हो सकते हैं। तीसरे हम गतिशील क्षेत्रों को ले सकते हैं जहां साधन हमारे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और हम उनका सुनियोजित ढंग से उपभोग और दोहन कर रहे हैं। इस तरह से ये प्राकृतिक संसाधनों का एक अध्ययन हमने किसमें शामिल किया? अपने आर्थिक भूगोल में शामिल किया। उसी प्रकार से मानवीय संसाधन, मानव स्वयं में एक संसाधन है। क्यों संसाधन है? क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के संसाधन को संसाधन योग्य बनाता है, यानी कि मानवीय प्रयास, मानवीय कौशल, मानवीय विवेक, मानवीय प्रौद्योगिकी द्वारा ही कोई संसाधन
संसाधन की कोटि में बनता है। यानी कि आज जो संसाधन जिसकी उपयोगिता हमें नहीं पता है, हो सकता है भविष्य में वो तत्व या पदार्थ संसाधन की कोटि में आ जाए। क्यों? मानवीय कौशल, मानवीय बुद्धि, मानवीय विवेक, मानवीय प्रयासों के द्वारा। इसलिए मानव स्वयं में एक संसाधन है। जिम्मरमैन का एक कथन है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। तो इस संबंध में आप लोग अच्छी तरीके से जान लें, संसाधन बनते कब हैं? मानवीय प्रयास के द्वारा बनते हैं, मानवीय कौशल के द्वारा बनते हैं, मानवीय बुद्धिमत्ता के द्वारा बनते हैं। इस तरह ये जो मनुष्य जो कि अधिक संसाधन, कुछ विद्वानों ने कहा अधिक संसाधन मनुष्य में है ना कि भूमि में। यानी कि मनुष्य एक महत्वपूर्ण संसाधन है, एक अमूल्य पूंजी है। इस मानवीय संसाधन का भी हम आर्थिक भूगोल में अध्ययन करते हैं, इसके वितरण का अध्ययन करते हैं, घनत्व का अध्ययन करते हैं, इसको साक्षरता, मृत्यता जैसी चीजों का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या का संसाधन के साथ क्या अंतर संबंध है, अनुकूलतम संबंध है, या संसाधन के अनुपात में जनसंख्या अधिक है या संसाधन के अनुपात में जनसंख्या कम है, इसका अध्ययन करते हैं। उस मानव के जीवन में कितनी गुणवत्ता है, उसको स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, शिक्षा के क्या अवसर मिल रहे हैं, उसका पोषण किस तरीके से हो रहा है, वो कहाँ क्या काम कर रहा है, उसकी कार्य क्षमता कितनी है, उसके कार्य के उसको वो जो कुछ कार्य कर रहा है क्या उसको उस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया गया है कि नहीं किया गया है, मानव को भविष्य में प्रौद्योगिकी के विकास के लिए शोध के क्या अवसर प्राप्त हैं, आदि 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 आदि। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा ये कितना विस्तृत क्षेत्र है। कहा सिर्फ एक वाक्यांश गया था, लेकिन इस वाक्यांश के अंतर्गत यानी कि आप पक्ष के अंतर्गत इतनी सारी बातें आर्थिक भूगोल में शामिल है। कहा सिर्फ इतना गया था, भूतल के संसाधन वितरण की क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करना। अब देखिए संसाधन के कितने विस्तृत माने हैं और संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आता है और किन किन चीजों की हम क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करते हैं। तो ये आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र का पहला पक्ष यहां पे समाप्त होता है। अब दूसरा पक्ष सुनिए। दूसरा पक्ष है कि आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन। विभिन्न प्रकार की मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करता है। आपने देखा होगा, आप में से कोई कृषि करता होगा आपके घर में, या आपके जानकार में, या आप इस समाज में देखिए, इस समाज में कोई कृषि करता है, कोई उद्योग में काम करता है या किसी ने उद्योग लगा रखे हैं, कोई व्यापार करता है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं करता है, बीमा आदि जैसे, कोई अनुसंधान करता है, शोध करता है, और कोई परामर्शदाता है या नीति निर्धारक है। ये आप देख रहे हैं आपके ही समाज में ये विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं फैली हुई हैं। और अगर आप गौर से देखें तो किसी प्रदेश में कृषि महत्वपूर्ण है तो दूसरे प्रदेश में उद्योग महत्वपूर्ण है। कहीं पर तृतीयक यानी कि व्यापार सेवाओं और अन्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, तो कहीं पे द्वितीयक यानी कि उद्योगों का विकास हुआ है। इस प्रकार से हमारी ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं इनमें क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। अब ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इन आर्थिक क्रियाओं को जो पुराने अर्थशास्त्री रहे हैं उन्होंने 3 भागों में बांटा, और नवीन शोधों के बाद में जो जो विद्वान रहे हैं उन्होंने 5 भागों में बांटा। अब पुराने आर्थिक भूगोल वेत्ताओं के अनुसार जो हमारी क्रियाएं होती थी वो प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं होती हैं। एनसीईआरटी के अनुसार हमारी ये आर्थिक क्रियाएं 5 तरह की होती हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। चतुर्थक और पंचम को तृतीयक से ही विकसित होकर निकला हुआ एक भाग माना जाता है या उसी का एक उपविभाग माना जाता है। तो मूल रूप से 3 ही कही जाएंगी: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। पंचम तृतीयक से ही विकसित, तृतीयक चतुर्थक और पंचम तृतीयक से ही विकसित हुए माने जाते हैं। तो आप सुन लीजिए, अलग अलग सुन लीजिए कि जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, द्वितीयक क्रियाएं हैं, तृतीयक क्रियाएं हैं, चतुर्थक क्रियाएं हैं और जो पंचम क्रियाएं हैं, इन 5 क्रियाओं को
में क्या क्या सम्मिलित है। जब हम कहेंगे प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, तो इसका अभिप्राय होगा आखेट, पशुपालन, मछली पकड़ना, कृषि और उत्खनन। जब हम कहेंगे द्वितीयक क्रियाएं, तो उसका मतलब होगा उद्योग धंधों से और निर्माण कार्यों, कंस्ट्रक्शन वर्क से। जब हम कहेंगे तृतीयक, तो इसका होगा व्यापार एवं वाणिज्य से, और इसके अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य के अतिरिक्त परिवहन और संचार सेवाएं और वित्त संबंधी और बीमा संबंधी और घरेलू सेवाएं जैसे क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। जब हम कहेंगे चतुर्थक, तो इस पे सूचना आधारित कार्य शामिल होंगे, अनुसंधान एवं विकास आधारित कार्य शामिल होंगे। जब हम कहेंगे पंचम, तो ये विशेषज्ञ होंगे, इसमें कुछ निर्णयकर्ता होंगे, कुछ परामर्शदाता होंगे, कुछ नीति निर्धारक होंगे। इस तरीके से ये जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं पाई जाती हैं भिन्न भिन्न प्रदेशों में, आर्थिक भूगोल उन विभिन्न आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करता है। यह हमारे विषय क्षेत्र का दूसरा प्रमुख भाग हो गया। अब आ जाइए आपके आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के तीसरे महत्वपूर्ण पक्ष पे। आर्थिक भूगोल का तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि नियोजन एवं विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करना। नियोजन एवं विकास, देखिए हमें विकास, हमारा उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, ठीक है। आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास, और सामाजिक विकास के साथ साथ मानव का विकास, यानी कि मानवीय कल्याण को अधिकतम करना किसी भी विषय का परम लक्ष्य होता है। ठीक, हम आर्थिक विकास के कारण अपने मानवीय कल्याण को के साथ समझौता नहीं कर सकते। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जो कि प्रकार के ज्वलंत मुद्दों के अध्ययन को प्रेरित करता है। अभी मैं बताता हूं कैसे। देखिए, जब असमानता होगी तो नियोजन की आवश्यकता पड़ेगी। जब असमान विकास होगा तो जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना होगा। इसके लिए हम क्यों करना होगा? क्योंकि सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके, मानव जीवन की गुणवत्ता अधिकतम हो सके, और जो विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक असमानता है उसको हम कम कर सकें, उसका न्यूनीकरण कर सकें। संसाधन और जनसंख्या के बीच में हम अनुकूलतम संबंध स्थापित कर सकें। अब इस बात को आप अच्छी तरीके से समझिए। हमने कहा कि आर्थिक मानव हमारे विषय का परम उद्देश्य होता है मानव कल्याण को अधिकतम करना। अगर हम आर्थिक विकास पर फोकस करेंगे तो हमारा उद्देश्य होगा अपने लाभ को अधिकतम करना। अगर हम लाभ अधिकतम करेंगे तो हम संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करेंगे। अंधाधुंध दोहन करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न होगा। वह पर्यावरण असंतुलन मानव के अस्तित्व के लिए ही हानिकारक रहेगा। जब हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा तो हम आर्थिक विकास को लेकर के क्या करेंगे? तो इस बात को ध्यान में रखिए। हमारा उद्देश्य है मानव कल्याण को अधिकतम करना, यानी कि आर्थिक विकास करना, लेकिन इस तरह से आर्थिक विकास करना कि हमारा आर्थिक विकास दीर्घकालीन और सतत रूप से हो, हमारे आर्थिक विकास से किसी भी तरह का असंतुलन ना पैदा हो, हमारे आर्थिक विकास की किसी तरीके से में कोई निगेटिविटी ना हो, हमारे आर्थिक विकास किसी भी तरीके से हमारे पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए। इस तरह से जब हम आर्थिक विकास यानी कि हम संसाधनों का दीर्घकालीन उपभोग कर सकें, हम संसाधनों का संवर्धन कर सकें, हम संसाधनों का संरक्षण कर सकें, इसके लिए हम उचित प्रकार की प्रबंधन नीति बनाते हैं, संरक्षण नीति बनाते हैं, आर्थिक न्यूनीकरण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का निर्माण करते हैं, मानव जीवन गुणवत्ता युक्त हो इसके लिए हम विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं का निर्माण करते हैं। तो हमारे ये जो तीसरा पक्ष है आर्थिक भूगोल का, ये व्यवहारिकता से संबंधित रखता है, और किसी भी विषय की व्यवहारिकता हो, किसी भी विषय में व्यवहारिकता होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि हम सिद्धांतों का उपयोग व्यवहारिक जगत में प्रत्यक्ष रूप से समाज को लाभ पहुंचाने के लिए ही हम विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का अध्ययन और अध्यापन करते हैं। इसी के साथ में जो आर्थिक भूगोल का विषय है वो समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये विधिवत समझ में आया होगा। आपको जहां कहीं भी शंका हो, या आपको जहां कहीं भी ना समझ में आया हो, या आपके मस्तिष्क में या दिमाग में या आपके जहन में जहां कहीं भी कोई सवाल हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रश्न पूछने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। आशीष कुमार। हाँ, गुड मॉर्निंग।
अमृता, हिमांशु। ठीक है, हाँ हिमांशु, आपने हमें काम भेजा है, अभी हम उसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। मंजुलता कुमारी, मीना कुमारी, मीना कुमारी, निशा कुमारी, पल्लवी सिंह, पल्लवी सिंह, प्रियांशु कुमारी, रतन दुबे, सीमा सिंह, शि- अभी एक मिनट, शिवानी को, अमन केसरी, ठीक। हिमांशु, आपने हमें काम भेजा है, उस काम में हमने देखा है, आप सबसे पहले अपना मुख्य पृष्ठ खोल लीजिए जो आपने हमें भेजा है। हाँ, देखिए जो शीर्षक है आपका, आपने शुरुआत में इंग्लिश में लिखा है, अंदर आपने हिंदी में लिखा है। आपकी आप और जहां और आपका जो शीर्षक है वो शीर्षक सिर्फ इतना है, 19वीं शताब्दी में भूगोल का विकास, हम्बोल्ट और रिटर का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, तो आपका कवर पेज है जो आमुख है, आप उस पे भी वही ही लिखेंगे। ठीक है, इंग्लिश में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने असाइनमेंट इंग्लिश में तैयार किया होता तो आप टाइटल इंग्लिश में दे सकते थे। आपका असाइनमेंट अंदर हिंदी भाषा में है तो आप शीर्षक भी हिंदी भाषा में ही लिखिए। ठीक, जहां पे आपने दूसरे पेज में जहां पे आपने शीर्षक लिखा है, वहां पे आपने उसके नीचे लगातार 3 शीर्षक और दिए हैं, वहां पे सिर्फ एक ही शीर्षक लिखा रहने दीजिए, इसका विवरण अंदर ऑलरेडी आया हुआ है। दूसरी चीज, इतनी कलाकारी करने की जरूरत नहीं थी जो आपने अपने हाथों से हम्बोल्ट और रिटर दोनों को बना दिया है, लेकिन बनाया अच्छा है, इसके लिए आपकी प्रशंसा की जा रही है। और एक बात ये कि जो मैंने लिखा है और यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे डाला है, आपने हूबहू वही उतार दिया है। आपने अपना कोई चिंतन प्रस्तुत नहीं किया है। हमने वो आपके मार्गदर्शन के लिए लिखा था कि आप उससे मार्गदर्शन लेंगे और उस जो हम आपको निर्देश दे रहे हैं उन निर्देशों के अनुसार लिखेंगे। जैसे कि हमने उद्देश्य में जो आपको निर्देश दिया था और उसके बाद एग्जाम्पल में आपको उद्देश्य बना के दिए थे, आपने वही उद्देश्य एग्जाम्पल वाले लिख दिए और निर्देश भी हूबहू वही ऊपर लिख दिए हैं। तो वो जो भाषा आपने लिखी हुई है, ठीक है, उद्देश्य की भाषा सुस्पष्ट तथा अत्यंत परिमार्जित होती है। उद्देश्य में उद्देश्य लिखे जाते हैं, इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते हैं। हम इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहे थे कि आप जब उद्देश्य की रचना करें तो इस बात का ध्यान रखें। वही आपने संबंधित साहित्य के पुनरावलोकन में किया है। ठीक है, संबंधित साहित्य अगर आपने जिसका अध्ययन किया हो, आप उस अध्ययन का विवरण यहाँ पे प्रस्तुत करें, ना कि जो हमने आपको निर्देश दिए थे उन निर्देशों को यहाँ पे लिख दें। ठीक है, बाकी जो भी आपने विवेचना की है वो सारी विवेचना हमारे पूरे हूबहू हमारे कंटेंट से ही ली गई है। तो अगर आप इसमें कुछ अपना मौलिक चिंतन शामिल करते तो हमें अच्छा लगता। ठीक है, तो ये होता कि कुछ नवीन कार्य किया गया है। ठीक है, जितना मैंने बताया है जो कि इसमें गलती के रूप में उभर रहा है उसको आप दूर कर लीजिए। ठीक है, बाकी जो भी शेष है वो मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, हाँ, अब प्रैक्टिकल के संबंध में सीमा सिंह आपको जो पूछना था वो आप पूछ लीजिए। हाँ, उसको उसको ट्रेस से ही बनाना है। हाँ हाँ, जैसा आपने हमें भेजा था उसी को आप ट्रेस कीजिए पहले। ठीक
ठीक है, ठीक। आज की इस ऑनलाइन क्लास को हम कल तक के लिए स्थगित करते हैं। कल इसी समय पे हम लोग पुनः नवीन विषय के साथ में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।